चलते एक और व्यक्ति के साथ हुई लापरवाही। मैं आपको बता दूं कि मुरैना के रहने वाले ये व्यक्ति आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इनके साथ इनकी माताजी मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते इनके जो शरीर में है असहनीय दर्द शुरू हो गया है। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस समस्या को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान आए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन शर्मा है। नितिन जी, क्या पूरा मामला है, विस्तार में बताइए। सर मेरे भाई की तबीयत बिगड़ी थी तो मैंने मुरैना हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो वहाँ पे ब्लड कमी था तो 2 बोतल ब्लड चढ़वाया गया। तो इसका जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें लीवर पे कुछ प्रॉब्लम बताई, तो मैं फिर उसको आगरा लेकर गया जो लीवर के स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने बताया कि लीवर का इशू नहीं है, इसका बीपी सेंट का इशू है, जिसके सर से लेके पेट तक बीपी सेंट डला हुआ है। तो बीपी सेंट का इशू बताया मुझे। उसके बाद मैंने इसको क्या कहते हैं वहाँ से ग्वालियर रेफर कर दिया था मुरैना से, तो मैं ग्वालियर लेकर आया। तो यहाँ पे इमरजेंसी जब मैंने उसको दिखा, सरकारी हॉस्पिटल में पहले थे, रिटायर हो चुके हैं, उनको दिखाया था जो न्यूरो सर्जरी के स्पेशलिस्ट है। उन्होंने बोला ये बीपी सेंट की इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा ही मतलब थोड़ा सा चीरा लगा के उसको सही कर देंगे, वो सही हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ग्वालियर में मैं लेकर आया तो उन्होंने एडमिट करने से मना किया, बोला ऐसा है तो फिर आप प्राइवेट ही दिखा लो। मैंने उनको बताया कि प्राइवेट सेंगर सर को दिखा चुका हूँ मैं, तो उन्होंने बताया है, तो बोलते तो प्राइवेट ही आप दिखा लो। फिर उन्होंने ये बोला। फिर जनरल सर्जरी के एक डॉक्टर सर थे, उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने इसकी स्थिति देख के इसको एडमिट कर लिया। हाँ, और फिर इस पे 2 बोतल ब्लड चढ़ा, टोटल 6 बोतल ब्लड चढ़ चुका था ग्वालियर में। उसके बाद मुझसे कहा गया कि ब्लड जमा करवा के रखना। 1 बोतल में ब्लड जमा करा के रखा था, 2 बोतल और ब्लड जमा करने का बोल रहे थे मुझे, क्योंकि ऑपरेशन होना था। फिर उन्होंने कॉल दिया मुझे जनरल सर्जरी के लिए, तो मैं जनरल सर्जरी में कॉल लेके गया। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे केस से बाहर है, आप सुपर स्पेशलिस्ट में जाइए शनिवार के दिन मॉर्निंग में 9 o'clock। मैं शनिवार के दिन वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मुझसे डॉक्टर तो नहीं मिले, वहाँ पे जो लोग मिले थे उन्होंने बोला कि सर ओपीडी में ही देखेंगे, ओपीडी के अलावा नहीं देखेंगे वो। मैंने कहा सर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, 6 बोतल ब्लड चढ़ चुका है, 1 बोतल जमा है, 2 बोतल और जमा करने का बोल रहे हैं। आपने नहीं बोला कि ओपीडी में सिर्फ करंट केस देके जाते हैं? बोला था, बोलते नहीं वो ओपीडी के अंदर ही देखेंगे। मैंने कहा सर इमरजेंसी केस है, कि ज़्यादा दिक्कत है तो प्राइवेट दिखा लो, ये बोला मुझे से। तो सरकारी डॉक्टर ने बोला ये? अब ये पता नहीं वहाँ पे कौन था, तो उन्होंने ये बोला मुझसे। फिर मैं उसके बाद आ गया। फिर संडे के दिन शाम को मुझे फिर भेजा गया। न्यूरो सर्जरी वालों ने, डॉक्टरों ने भी उनसे बात नहीं की कॉल पे, हालांकि उनको कॉल पे बात करनी। न्यूरो सर्जरी के किसी भी डॉक्टर्स ने कॉल पे बात नहीं की सुपर स्पेशलिस्ट वालों से। उसके बाद संडे के दिन मुझे फिर से शाम को 7 बजे कॉल लेके भेजा। मैं फिर से लेके गया तो उन्होंने बोला ओपीडी में ही देखेंगे, अन्यथा हम नहीं देखेंगे। फिर मैं ओपीडी में गया। वहाँ पे ओपीडी में जाता हूँ तो लगभग 11 बजे तक कोई डॉक्टर उपस्थित ही नहीं था। जो डॉक्टर है आशीष श्रीवास्तव, जिसको देखना था, वो उपस्थित ही नहीं थे हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ से आ गया। मैंने इसको अपना भाई का, मैंने कहा डिस्चार्ज कार्ड बना दीजिए, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे पता है, मुझे मेरे भाई की चिंता थी। फिर मैंने इस भाई को, इसी को अपनी पीठ पे बिठा के ट्रेन के जरिए फिर दिल्ली लेकर गया मैं उसको। वहाँ पे तो दिल्ली में लेके गया तो वहाँ पे इमरजेंसी केस में नहीं देखा उन्होंने, बोला ओपीडी में ही देखेंगे। हालांकि रेफर किया फिर भी नहीं, तो ओपीडी के दिन दिखाया मैंने अगले दिन, तो उन्होंने वहाँ से डॉक्टर ने तुरंत लिख के भेज दिया कि इसको इमरजेंसी में एडमिट कराओ। इमरजेंसी में लेके गया, 8 घंटे 9 घंटे तक बाहर पड़ा रहा, अंदर ही नहीं लिया। दिल्ली में भी एम्स में, क्योंकि जगह खाली नहीं है, जगह खाली नहीं। हालांकि दूसरी गाड़ियाँ आ रही थी, वो तुरंत अंदर जा रही थी, क्योंकि वो रेफरेंस से आ रही हैं। कॉल पे बात कराते किसी से, वो तुरंत अंदर ले लेते। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे पास वीडियो है, हालांकि कोई वीडियो वगैरह था नहीं, कि आपने जो बात की और इसको अंदर लिया है, उसके मेरे पास वीडियो है, मैं अभी उसको वायरल करता हूँ और बुला रहा हूँ पुलिस को। तो उसके बाद फिर इसको अंदर ले लिया गया। वहाँ पे भी इसको 2 बोतल ब्लड चढ़ाया। हाँ, टोटल 8 बोतल हो चुकी है दिल्ली तक। उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पे डेट खाली नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, आप इसको यहाँ पे दिल्ली में किसी दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लीजिए, उन्होंने ये बोला। लेकिन क्या था, मैं इसका पहले ऑपरेशन अहमदाबाद में करा चुका था, तो मतलब मेरे प्राइवेट में, नहीं प्राइवेट नहीं है, वो भी शायद सरकारी है, शायद कंफर्म नहीं है मुझे। तो मेरे पिताजी ने कराया था, तो मैं फिर इसको अहमदाबाद लेकर गया पीठ पे बिठा के अपने ट्रेन के जरिए। फिर वहाँ पे इसका फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, जिसमें क्योंकि यहाँ से लगभग 15 दिन जैसे हो गए थे, तो जिसके कारण इसके सर के जो पानी है उसमें इन्फेक्शन आ चुका है। पेट में जो पानी रुका रहा उसमें इन्फेक्शन आ चुका था, उसके कारण इसके ब्लड में इन्फेक्शन आ चुका था, जिसका ट्रीटमेंट हुआ है, जो मेरे पास रखा हुआ है पर्चा पूरा। फिर क्या कहते हैं, इसका तीसरा ऑपरेशन किया। पहले इन्होंने इन्फेक्शन ख़त्म किया पूरा, उसके बाद इसका तीसरा ऑपरेशन किया, वो ये साइड यहाँ पे, और साथ में ये दिल के पास। हाँ,
यहीं पे निशान था सर। ये हाँ ये रहा ये दिल के पास। वो लास्ट ऑप्शन था, उन्होंने मुझसे कहा था ये लास्ट ऑप्शन है, अगर ये भी सक्सेस नहीं होता है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लास्ट ऑप्शन था, तो जिस दिल के पास अभी छोड़ा गया है इसके सर के पानी को, जो कि अभी टॉयलेट के रास्ते निकल रहा है। अब इसके 3 ऑपरेशन होने के कारण इसके शरीर में इतना दर्द होता है कि अब ये ना तो अपने पैर सीधे कर पा रहा है, अगर लेटा है तो लेटा ही है, अगर इसको करवट भी लेनी है ना तो हम दिला रहे हैं, उसमें भी चिल्लाता है दर्द के कारण। ऐसे ही है कि ये नहीं, पहले से विकलांग तो था, लेकिन पहले से ऐसा था कि अगर आप उसको एक जगह पे लिटा दोगे और समतल है तो वो यहाँ से खिसक के कहीं भी पहुंच जाता अपने। अब दीवार से खड़ा हो जाता था, बैठ जाता था आराम से, अब तो बैठने में भी दर्द चिल्लाता है। एक चेयर पे बैठा है तो आप देख नहीं रहे, टेढ़े हो, अगर इसको गर्दन भी अब सीधी नहीं हो रही है। और समस्याएं बहुत सारी हैं और लापरवाहियां भी कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। और जो इसका ऑपरेशन हुए थे, मैं उसका आपको फोटो दिखाता हूँ। इसके जो 3 ऑपरेशन हुए उसके बाद इसकी कंडीशन जो थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है उसके ऑपरेशन के बाद की फोटो। ये देखिए सर, ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन ये सर पे इधर और पेट में, सेकंड ऑपरेशन सर पे पेट में और साथ में ये देखिए ये इस जगह पे, और थर्ड ऑपरेशन हुआ है वो सर पे इधर और इधर। ये सेंट्रल लाइन डाली गई है यहाँ पे। सेंट्रल लाइन का मतलब आप समझते हैं, सेंट्रल लाइन जो दिल के पास जो बड़ी नस होती है ना उसमें ब्लड वगैरह चढ़ाया जाता है, ये सेंट्रल लाइन होती है। हाँ, और ये सेंट्रल लाइन डालते समय डॉक्टर लिखवा के लेते हैं कि मरीज को कुछ हो जाए तो जवाबदारी आपकी है, क्योंकि सेंट्रल लाइन डालते समय फेफड़े दिल इनके अंदर छेद हो सकता है, क्योंकि इसके हाथ है ना सर सूज चुके थे पूरे। मैं दिखाना चाहूँगा, इसके ऊपर इतना ब्लड और बोतल चढ़ी थी जिसके कारण इसके हाथ है ना सर, ये देखिए सर, ये ऑपरेशन, ये सेंट्रल लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक आया है सर। ये देखिए पर्चा लगा हुआ है, ये सेंट्रल लाइन है जो 24 घंटे चालू रहती है सर। और इसके हाथ देखिए कितने इसके हाथ जो सूज गए थे ना, ये देखिए ये जो हाथ सूज गए थे, ये देखिए सूजन कम करने के लिए ये है पट्टी लगाई गई है। इसका जो सेकंड ऑपरेशन हुआ था ना उसके बाद इसका सर का पानी निकाला गया था, वो पानी का मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये सर के पास से, ये देखो ये नली आई हुई है, ये पानी निकल रहा है इसका बाहर। और इसका ये देखिए इसके ये रहा, ये सेकंड ऑपरेशन हुआ है, वो देखिए वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाई है ये थर्ड ऑपरेशन की है, ये थर्ड ऑपरेशन हुआ था उसकी उस टाइम की है। ये पूरी समस्याओं को मद्देनजर आप क्या समाधान चाहते हैं और क्या? एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जिस दिन मैं यहाँ से ग्वालियर से इसको ट्रांसफ़र करा रहा था उसी समय मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन लगाई थी। उसके बाद डॉक्टर का मेरे पास कॉल आता है, एक बार वो बातचीत हुई थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा क्या बात हुई। उसके बाद ना किसी डॉक्टर ना किसी सीएम हेल्पलाइन से कहीं से कोई कॉल नहीं आया, जबकि हर महीने में मैंने 1 बार नहीं 2 बार 3 बार इस तरह से अपडेट कराता रहा हूँ, फिर भी कोई कॉल नहीं आया पिछले महीने की 4 तारीख तक। क्योंकि जब तक मैं भी सीएम हेल्पलाइन पे भरोसा रखा था, लेकिन सीएम हेल्पलाइन नहीं है अब ये, क्योंकि वहाँ पे कोई मदद मिलती नहीं है। इसके लिए फिर मैं एफआईआर दर्ज कराने गया था डॉक्टर्स प्लस सीएम के खिलाफ, धोखाधड़ी का सीएम के खिलाफ भी एफआईआर फाइल कराने गया था। उसके बाद मेरे पास कॉल आना शुरू होते हैं, और वो भी कॉल किस तरह के आ रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन पे जो बैठे हुए लोग हैं ना वो शुद्ध हिंदी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास पड़ी हुई है, वो शुद्ध हिंदी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस तरह के वहाँ पे सीएम हेल्पलाइन में बिठा के रखे हुए हैं। ये धोखाधड़ी नहीं है तो क्या है, जनता के साथ सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है सीएम हेल्पलाइन को चला के, क्या हो रहा है जनता के कहीं गवर्नमेंट आरोप लगा रहे हैं आप? पूरा आरोपी है सर, गलत नहीं है तो बताओ मैं गलत किस जगह पर हूँ, मुझे साबित कीजिए। मुझे मेरी फैमिली ने कानून कागज और कलम की ताकत बताई है, बिल्कुल सही बात है। मैं उसी को सिर्फ अभी देख रहा हूँ। मैं अभी कंपू पुलिस स्टेशन में 5 बार होकर आया हूँ। वहाँ पे डॉक्टर्स वहाँ पे क्या कहते हैं वो पुलिसकर्मी कि हम सरकारी अस्पताल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। कौन सी धाराएं लगाएं? क्या मतलब अदालत ने इसके खिलाफ कोई धारा नहीं बनाई है क्या? लापरवाही कानून तो बिल्कुल बने हैं। कोई डॉक्टर लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कोई धारा नहीं है क्या? बिल्कुल सारी धारा है ना, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कोई धारा ही नहीं है। उसके बाद मुझे कानून सबके टीआई सर ने मुझे बारे में एक ही जैसा है। टीआई सर ने मुझे भेजा था यहाँ से कि आप उसके अंदर जो पुलिस स्टेशन है उसमें आप जाइए, तो मैं वहाँ पे भी गया तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि डींग लिख कर देंगे हमको जब भी हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, लेकिन डींग का इसमें मैटर क्या है, क्योंकि दवाइयों का प्रयोग तो है नहीं कि दवाइयों का, ये तो लापरवाही का सीधा मैटर है। तो उसके लिए डींग की जरूरत ही नहीं थी, उनको एफआईआर लिखनी थी, लेकिन वो भी एफआईआर नहीं लिख रहे। मैं डींग सर से मिलने के लिए गया तो डींग सर जिस तरह से बात कर रहे थे डॉक्टरों के पक्ष में जो बोल रहे थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि क्या है क्या नहीं। डॉक्टरों के पक्ष से जिस तरह से उन्होंने मुझसे सवाल किए, बात किया उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने मुझसे सवाल किए हैं उसके जवाब मेरे पास थे, लेकिन मैंने उस समय पर उनको जवाब नहीं दिए हैं। उसके जवाब मैं कोर्ट में दूंगा, क्योंकि वो सवाल वो फिर से करेंगे। उसके जवाब मैं कोर्ट में दूंगा, और जो जवाब मैं दूंगा उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इतना मुझे पता है। क्या चाहते हैं आप? एफआईआर डॉक्टर्स प्लस सीएम लापरवाही की गई है डॉक्टरों द्वारा। ये अभी बैठा हुआ है, ये ऐसे ही है, अगर इसको हल्का सा भी हिलाएंगे डुलाएंगे ना तो दर्द से चिल्लाएगा। अभी इसको पीठ पे बिठा के लाता हूँ ना तब भी चिल्लाता है, क्योंकि बैठ ही नहीं पा रहा है ना। पहले तो ये इसको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक बिठा के रखते थे हम, खाना खिलाते समय बिठाते थे,
अब खाना भी खिलाते हैं ना, तो इसको अपने ऊपर लिटा के ऐसे करके बिठा के जब खाना खिला पाते हैं। क्यों? क्योंकि चिल्लाता है दर्द से, और लिटा के खाना खिलाना मतलब तो वो तो और ही ज्यादा बीमारी का घर है। क्या पूरा दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। हाँ पूरा शरीर क्या दुखता है। नाम है तुम्हारा? धीरज शर्मा। धीरज शर्मा। कहाँ के हैं धीरज? कहाँ कहाँ से? रहते हो बेटा? मुरैना। मुरैना में। हाँ। दोस्तों ये था पूरा मामला। बाकी इस वीडियो से आप क्या समझते हैं? क्या डॉक्टरों की लापरवाही या कुछ और ही अलग? डॉक्टरों के ये लेट लापरवाही के कारण कमेंट में अपनी राय जरूर